हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमबीटी क्लासेस के ऑनलाइन पाठशाला में। दोस्तों, आज हम जानेंगे तारों का जीवन चक्र, तारों के बारे में, यानी तारों का जन्म कैसे होता है, विकास कैसे होता है, मृत्यु कैसे होती है, मृत्यु होने के बाद जो अवशेष बचता है वो कहाँ जाता है। ये हम सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आज जानेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं कि तारे क्या होते हैं। प्रकाशमान या प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड जिनका खुद का प्रकाश होता है उन्हें तारे कहा जाता है। आकाशगंगा के घूर्णन से ब्रह्मांड में उपस्थित गैसों के बादल प्रभावित होते हैं और इनके प्रभावित होने से आकाशगंगा के तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि आकाशगंगा की 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख लीजिएगा। इसकी 3 भुजाएं होती हैं, पहली, दूसरी और तीसरी। ये तीसरी भुजा में हाइड्रोजन के बादल बनने प्रारंभ हो जाते हैं जिन्हें स्टेलर नेबुला कहा जाता है। स्टेलर नेबुला कहा जाता है। अब दोस्तों, ये जानते हैं कि इनका तात्विक संगठन क्या होता है, इनके अंदर कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन 78%, हीलियम 28%, नाइट्रोजन एवं कार्बन 1.5% और लौह वर्ग 0.5%। ये गैसें तारों के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद दोस्तों, स्टेलर नेबुला का आकार धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गैसीय पिंड सिकुड़ने लगता है। धीरे धीरे बड़े आकार का होता है और बड़े आकार का होने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सिकुड़ने लगता है, जिसे हम आदि तारा या प्रोटोस्टार या भ्रूण तारा के नाम से जानते हैं। आदि तारा प्रोटोस्टार या भ्रूण तारा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जब प्रोटोस्टार की स्थिति में आ जाता है या भ्रूण तारा की स्थिति में आ जाता है तो तब तारे का जन्म की स्थिति होती है, यानी यहाँ से तारे का जन्म हो जाता है, इसका निर्माण होने लगता है। जैसे भ्रूण तारा। भ्रूण तारे के बाद इसकी दूसरी स्थिति है विकास की स्थिति। विकास की स्थिति में यह सूर्य के समान दिखाई देने लगता है। सूर्य के समान दिखाई देने लगता है और इसके बाद इसके आकार में वृद्धि होती है और इसे बृहद तारा कहा जाता है। बृहद तारा कहा जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगली स्थिति आती है इसके बाद अगली स्थिति आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में इसके लाइट में फिर कमी आने लगती है, नाभिकीय संलयन क्रिया कम होने लगती है, तो इस कारण यह हल्का लाल दिखाई देने लगता है। इसलिए इसे रक्त दानव तारा कहा जाता है। इसमें हम एक चीज समझ सकते हैं दोस्तों कि तारों का रंग परिवर्तन
कैसे होता है? तारों का रंग परिवर्तन इसी कारण होता है, लाइट में कमी आने से वह लाल दिखाई देने तक लगता है और लाइट में ज्यादा होने से वह नीला दिखाई देने लगता है। इसके बाद यही स्थिति में इसकी लाइट में और ज्यादा कमी आती है तो यह लाल दिखाई देने लगता है, जिस कारण इसे लाल रक्त दानव तारा कहा जाता है। लाल रक्त दानव तारा कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली स्थिति आती है इसकी मृत्यु। मृत्यु की स्थिति आ जाती है। मृत्यु की स्थिति में इसमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है। क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट, जिसको हम सुपरनोवा तारा के नाम से भी जानते हैं। सुपरनोवा विस्फोट होने से इसमें से एक न्यूट्रॉन तारा निकल कर आता है। न्यूट्रॉन तारा निकल कर आता है, जिससे बाद में नए तारे का निर्माण होता है। और दूसरा जो अवशेष बचता है उसको ग्रहीय नेबुला कहा जाता है। ग्रहीय नेबुला कहा जाता है। अब न्यूट्रॉन तारे से तो नए तारे का निर्माण होता है और ये ग्रहीय नेबुला जो अवशेष बचता है, यह अवशेष ब्लैक होल में चले जाता है। हमारे ब्रह्मांड में एक ब्लैक होल है, इसमें ये ग्रहीय नेबुला चले जाता है, अपनी ओर खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये ब्लैक होल अपनी ओर इसको खींच लेता है और न्यूट्रॉन तारे से ही नए तारे का निर्माण होता है। तो गाइस यहाँ पर हमारा ये तारों का जीवन चक्र समाप्त होता है।